अस्सलाम वालेकुम। कंपनसेशन मैनेजमेंट में आज जो है हम अपनी थ्योरीज को कवर करेंगे। वेजेस की थ्योरीज हमने स्टार्ट की थी। प्रीवियस 2 लेक्चर से हम जो है इकोनॉमिक थ्योरीज को हमने डिस्कस कर लिया और लास्ट लेक्चर में हमने जो है मोटिवेशन की मैस्लो की थ्योरी पढ़ी, जिसमें हमने कहा कि ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो क्या है कि साइकोलॉजिकली एक ही जैसी हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो लाइफ में अब लेवल चेंज होता जाता है उसकी जो है वही नीड्स अराइज होना शुरू हो जाती हैं और ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है, इसके बाद जो है जो दूसरी मेजर जो है थ्योरी हमारे पास मौजूद है, जो फेमस थ्योरी है इसमें वो है हेर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ठीक है, 2 फैक्टर थ्योरी भी इसको कहा जाता है कि इन्होंने जो है दो चीजों को कंसिडर किया, दो मेजर फैक्टर्स को देखा। ठीक है, कुछ उसने कहा कि आपके पास क्या है, सेल्फ मोटिवेटर्स हैं। ठीक है, कुछ आपके पास हाइजीन फैक्टर्स हैं जिनको हम जो है उसने जो है कहा कि कुछ चीजें मोटिवेशन का सोर्स होती हैं, कुछ चीजें आपके पास हाइजीन फैक्टर हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, सो कहता है कि टू बेटर अंडरस्टैंड एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, Frederick Herzberg performed studies to determine which factors in an employee's work environment cause satisfaction or dissatisfaction। इसका मेजर फोकस किस चीज पे रहा कि इसने देखा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो क्या करते हैं कि आपके जो वर्कर्स हैं उनके लिए सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन हो सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके लिए डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है। He published his finding in 1959 book द मोटिवेशन टू वर्क। इसकी 1959 में उसने एक फेमस बुक लिखी थी, ठीक हो गया, द मोटिवेशन टू वर्क। उसमें जो है इन चीजों को इसने डिस्कस किया। द स्टडी इंक्लूड्स इंटरव्यूज इन विच एम्प्लॉइज आर आस्क्ड व्हाट प्लीज एंड डिसप्लीज्ड देम अबाउट देयर वर्क। कि उसमें उसने इंटरव्यूज लिए, लोगों से पूछा कि जी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, जिसको देख जो मिलती हैं आपको तो उससे आप खुश होते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको वर्किंग एनवायरनमेंट में हो तो आप उससे डिससेटिस्फाइड होते हैं या आप उससे खुश नहीं होते। कहते हैं कि Hesberg found the factors causing job satisfaction and presumably motivation were different from those causing job dissatisfaction। कि उसने देखा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकती है और कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि जो क्या करते हैं जॉब डिससेटिस्फैक्शन का सोर्स बनती है। दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। जिन चीजों को आप कंसिडर करते हो कि वो मोटिवेशन है, वो बेसिकली मोटिवेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो जो है डिससेटिस्फैक्शन का सोर्स बन रही है। सो कहता है कि ही डेवलप्ड द मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी टू एक्सप्लेन दिस रिजल्ट्स। और उसने क्या कर दिया कि एक थ्योरी दी मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी की, ठीक है, जो उसको हमने कहा कि 2 फैक्टर थ्योरी, जो इसको एक्सप्लेन करती है। ही कॉल्ड सेटिस्फायर्स मोटिवेटर्स एंड डिससेटिस्फाइड द हाइजीन फैक्टर्स। कि उसने जो सेटिस्फैक्टरी फैक्टर्स हैं उनको मोटिवेटर्स का नाम दिया और जो डिससेटिस्फैक्शन की तरफ लेकर जाते हैं उनको हाइजीन फैक्टर कहा। ठीक है, सो कहता है कि यूजिंग द टर्म हाइजीन इन द सेंस that they are considered maintenance factors, they are necessary to avoid dissatisfaction but them that by themselves do not provide satisfaction। कि उसने कहा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या होते हैं कि खुद आपको जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो आपके पास क्या चीजें हैं कि जो सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है उनके साथ हेल्प आउट करती है उसको मजीद बेहतर करने में। ठीक है, और वो क्या करती है कि जो डिससेटिस्फेक्शन लेवल है उसको ओवरकम करने में हेल्प आउट करती है। सो वो टोटली जो है मोटिवेशन फैक्टर नहीं होते, बल्कि वो हेल्प आउट कर रहे हैं कि जो चीजें आपके पास जो है वो क्या कर रही है, फैक्टर्स बन रहे हैं डिससेटिस्फेक्शन का, वो उसको रोक सके। सो कहता है कि द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट द टॉप 6 फैक्टर्स काजिंग डिससेटिस्फेक्शन एंड द टॉप 6 फैक्टर्स काजिंग सेटिस्फेक्शन। लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ द हायर टू लोअर इंपॉर्टेंस। कि आपके पास यहाँ पे जो है इन्होंने क्या कर दिया, टेबल में आपको फैक्टर्स दे दिए कि जो क्या करते हैं सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है और कौन से जो है डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। सो हायरार्की वाइज इन्होंने इनको बताया हुआ है कि कौन सी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। लीडिंग टू डिससेटिस्फेक्शन क्या है, पहले हम देखें तो कहता है कि कंपनीज की पॉलिसीज है। ठीक है, कि कंपनी किस तरीके से पॉलिसीज बनाता है, वो चीजें जो है उसके लिए डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जा सकती हैं। सुपरविजन, ठीक है, कि अगर आप जो है उसको सुपरवाइज करते हैं, काम उसका देख रहे हो तो बार बार उसको जो है देखते हो, ठीक हो गया, तो वो जो है थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड सा फील करता है कि यार ये जो है मुझ पर कुछ ज्यादा ही नजर रखे जा रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप विद बॉस, ठीक है, कि अगर वो अच्छा ना हो तो फिर उसके लिए जो है वो डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जा सकता है। वर्किंग कंडीशंस सूटेबल ना हो, अप्रोप्रिएट ना हो, जो है जहाँ पे वो जो है सेटिस्फाइड फील ना कर रहा हो तो वो जो उसके लिए डिससेटिस्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर सैलरी, ठीक है, सैलरी आपके पास हो सकती है कि जो है सैलरी उसको अच्छी ना मिल रही हो तो वो जो है डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जा सकता है। रिलेशनशिप उसके अपने पीयर्स के साथ, जो आसपास उसके साथ जो लीग्स हैं, जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं उनके साथ अगर उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो भी क्या करता है, डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जाता है। कौन सी चीजें हैं जो इसको क्या करती हैं कि सेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जाती हैं। तो पहली चीज आपकी जो अचीवमेंट है, कि अगर वो जो अचीवमेंट्स हासिल करता है, ठीक है, तो वो उसके लिए सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन बन जाती है। ठीक है, कि वो जो है मजीद से मजीद बेहतर करने की कोशिश करता है कि उसको जो है नया लेवल अचीव हो रहा होता है,
ठीक है, तो वो अपने आप को क्या करता है, ऊपर से ऊपर लाने की कोशिश में लगा होता है। ठीक है, दूसरी चीज आपके पास रिकॉग्निशन है, ठीक है, पहचान, कि वो क्या करती है कि अगर हमने जो है रिवॉर्ड्स, पिछले चैप्टर में भी हमने कहा था कि क्या होती है कि अगर आप उनको क्या करते हो कि जो है इस तरीके से सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हो, उनको जो है रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हो सोसाइटी में, तो क्या हो जाता है कि वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, वो अपने आप को जो है ग्रूम करने की कोशिश करते हैं कि मुझे जो है एक खास किस्म की जो है रिकॉग्निशन मिल चुकी है, ठीक है, मुझे जो एक स्पेसिफिक पहचान मिल गई है, तो वो क्या करता है कि वो जो है उसकी कोशिश करता है और अपने आप को जो है डिस्टिंग्विश कराने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी ख्वाहिशों में वो जो है आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है। वर्क इट सेल्फ, ठीक है, कि वो जो है उसका खुद से काम करना, ठीक हो गया, उसको वहां पे मजा आ रहा हो काम करते हुए, वो कहता है कि यार मुझे जो है मेंटल पीस मिल रहा है इस काम को करते हुए, तो वो भी आपके पास क्या करता है, सोर्स ऑफ जो है उसके लिए अचीवमेंट हो सकता है, वो जो है अपने लिए सेटिस्फेक्शन सोर्स उसको बना सकता है। फिर उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो वो भी थोड़ा सा फिर भी उसके साथ डेडिकेटेड फील करता है कि जी मुझे जो है काम दिया जा रहा है, मुझ पर ट्रस्ट किया जा रहा है, मुझे जो है मेरे लिए जो है ये एक सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन बन सकता है, तो वो सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको कंसिडर करता है और वो क्या करता है कि वो इसमें आगे जाने की कोशिश करता है कि जी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो इसके साथ जो मुझे अथॉरिटी भी मिलेगी, ठीक है, तो इसकी कोशिश करता है। फिर एडवांसमेंट है, ठीक है, कि उसमें जो है वो एडवांसमेंट उसको मिल रही है, उसको जो है नई जगह पे प्रमोशन मिल रही हो, उसको जो है आप एक नए काम की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो भी उसके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है। लास्ट में आपके पास जो है ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ हो सकता है या ग्रोथ हो सकता है, दोनों जो है एक ही ऑलमोस्ट मीनिंग में आ जाते हैं कि आप जो है प्लेंटीफुल का जिक्र करते हो या जो है उसको ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हो कि आप उसको जो है ग्रो वगैरह उसको नजर आ रही हो, उसको जो अपना फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा हो, तो वो उसके लिए भी कोशिश कर रहा होता है कि वो मजीद बेहतर कर सके और अपने आप को ग्रूम कर सके। सो कहता है कि Herzberg reasoned that because of factors causing dissatisfaction are different from those causing dissatisfaction, the two feelings cannot simply be treated as opposite of one another. कहता है कि आपकी जो चीजें जो है सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, जो चीजें जो है डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रही हैं, दोनों को आप एक दूसरे के अपोजिट नहीं दे सकते कि आप कह दो कि सैलरी को एडवांसमेंट के साथ चेंज कर लो, एक दूसरे का लेवल बदल नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग चीजें। द ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नॉट डिससेटिस्फेक्शन। कहता है कि सेटिस्फेक्शन का जो है जो ऑपोजिट है वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, बट रादर नो सेटिस्फेक्शन, कि नो कोई सेटिस्फेक्शन ना मिलना जो है उसका ऑपोजिट है, कि बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। डिससेटिस्फेक्शन तो फिर क्या है कि वो भी कुछ ना कुछ तो बात है उसमें। सो कहता है कि सिमिलरली द ऑपोजिट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन इज नो डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, और डिससेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नो डिससेटिस्फेक्शन, उसको जो है कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं। So while at first glance this distinction between the two opposites may sound like a play on words, Hasberg argued that there are two distinct human needs portrayed. First, there are psychological needs that can be fulfilled by money, for example, to purchase food and shelter. Second, there is the psychological needs to achieve and grow, the need to ability to fulfill activities that cause one to grow. ठीक है, सो पहली चीज आपके पास कौन सी है, कहता है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उसकी, जो है पैसे के जरिए से पूरी हो जाएंगी, पैसे के जरिए से वो क्या करेगा, रोटी कपड़ा और मकान अपने लिए गेन करेगा। ठीक है, और जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, दूसरी चीज जो नंबर पे आ जाती है, वो क्या है, वो अचीवमेंट्स है, ग्रोथ है, अपने लिए पहचान है, वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं जो इसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। सो कहता है कि फ्रॉम द अबव टेबल वन ऑब्जर्व दैट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन whether there is dissatisfaction or no dissatisfaction are not part of the work itself, but rather are external factors. Herzberg is often referred to as the hygiene factors as KETA factors, where KETA is an acronym of kick in the ass. Okay, the process of providing the incentives or threat to punishment to cause someone to do something. Herzberg argued that these provide only short-term success because the motivator factors that determine whether there is satisfaction or no satisfaction or intrinsic to the job itself do not result from carrot and stick incentives. ठीक है, सर कहता है कि आपके पास क्या है कि डिससेटिस्फेक्शन और नॉट डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक अलग चीज है। ठीक है, आप कहते हो कि जी डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉइज या डिससेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, वो आप जो है क्या करते हो कि वो जो है उसका हिस्सा नहीं है, कि वो इसको जो है काम के साथ देखे कि यार ये मेरे लिए जो है सोर्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन है या नहीं है। और ये मेजर चीज क्या है उसके लिए सेटिस्फेक्शन है, कि मैं इस चीज से सेटिस्फाइड हूँ या मैं इस चीज से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ नहीं, या मुझे बिल्कुल इससे कोई सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रही। ठीक है, सो इसलिए इसने कहा कि जो आपके पास हाइजीन फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उसको इन्होंने कहा कि एक्रोनिम यूज किया कि कीटा का ठीक हो गया, कि वो क्या करती है कि वो आपको जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है या पनिशमेंट वगैरह आपको क्या करती है कि एक बंदे को बाउंड करती है कि वो वैसा काम करे। ठीक है क्या, सो वो उसकी तरफ उसको लेकर जा रही है। तो आपके पास क्या हो गया कि सक्सेस के लिए शॉर्ट रन में आपके लिए जो मोटिवेशन फैक्टर्स हेल्प आउट करते हैं, लेकिन आप जो अगर उसको लॉन्ग रन में लेकर जाना चाहते हो तो बेसिक चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है कि अगर आपको जो है क्या है कि मोटिवेशन फैक्टर सैलरी अच्छी ना मिल रही हो तो आप काम ही नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है सैलरी मिल रही है लेकिन आप उससे जो है डिससेटिस्फाइड हो कि मुझे बड़ी कम मिल रही है, तो अब जो है वो एक अलग फैक्टर है। तो आपका काम क्या है कि आप उनके मेजर चीजों को देखो कि वो क्या बेसिकली कर रही है, आपका कंसर्न उनके साथ, ठीक है, कि वो जो है किस तरीके से डिटरमाइन कर रही है, किस तरीके से इसको हेल्प आउट कर रही है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके इम्प्लीकेशन कहता है कि फॉर मैनेजमेंट के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। अगर हम इस थ्योरी को जो है मैनेजमेंट पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कहते हैं कि if the motivation hygiene theory holds, management not only must provide hygiene factors to avoid employee dissatisfaction, but also must provide factors intrinsic to the work itself in order for the employees to be satisfied with their jobs. कि आप जो है क्या करोगे, बेसिक चीजों पे भी तो फोकस करोगे, आप जो है सिर्फ इस चीज का फोकस नहीं करोगे एम्प्लॉइज आपके किस चीज से डिससेटिस्फाइड है। आप पहले वो चीजें तो फुलफिल करो ना कि जिस चीजों से वो एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाइड हो सके, फिर उसके बाद आप जो है उन चीजों की तरफ आओ कि कौन सी चीजें जिससे वो डिससेटिस्फाइड है और उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। Herzberg argued that job enrichment is required for intrinsic motivation. That is a continuous management process. ठीक है कि अगर आप जो है जॉब एनरिचमेंट चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा और आप उसको क्या करोगे, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट्स लेकर आओगे। सो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेर्जबर्ग द जॉब शुड हैव सफिशिएंट चैलेंज टू यूटिलाइज द फुल एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, कि जॉब में इतनी जो है कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस बंदे की फुल कैपेसिटी को यूज करे, जो उसके स्किल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली उससे काम ले। तब जो है क्या हो सकता है कि पॉसिबल है कि वो जो इस चीज को देख सके, वो जो इससे सेटिस्फाइड हो, ठीक है। सो जब उसको जो है फुल काम कर सकता है तो वो इससे के साथ जो है इजिली एडजस्ट हो सकता है। दूसरी बात कहते हैं कि एम्प्लॉइज हु डेमोंस्ट्रेट इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ एबिलिटी शुड बी गिवन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, कि जिसमें आप एबिलिटी देख रहे हो कि ये जो है नए नॉलेज, नए थॉट्स, नए स्किल्स इसके पास आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी बढ़ा दो, क्योंकि वो नई चीजें लर्न कर रहा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर हो सकती है। So कहते हैं कि if job cannot be designed to use employees' full abilities, then the firm should consider automating the task or replacing the employee with one who has a lower level of skill. If a person cannot be fully utilized, then there will be a motivation problem. ठीक है कि कहते हैं कि अगर आपको नजर आ रहा है कि एक काम है जहाँ पे जो है उस बंदे का इतना ज्यादा रोल नहीं है लेकिन आपने हाई क्वालिफाइड बंदा उसके लिए बिठा दिया। लेट से आप क्या कर रहे हो कि कॉलेज में पढ़ा रहे हो एक बंदे को और उसके लिए आप जो एक पीएचडी क्वालिफाइड बंदे को ले आते हो, पोस्ट डॉक बंदा ले आते हो। अब आप जो है पोस्ट डॉक बंदे से सिर्फ एक दो क्लासेस ले रहे होते हो, ठीक है। तो वो कौन सी क्लासेस को पढ़ा रहे हो, वो फर्स्ट ईयर या 10th वालों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप गलत जा रहे हो। क्यों गलत जा रहे हो, क्योंकि आप उसके जो है पूरे के पूरे जो स्किल्स हैं उससे फुल फायदा उठा नहीं रहे, उसकी एबिलिटीज को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो वो डिमोटिवेट फील करेगा कि यार मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी स्किल्स क्या है और यहाँ पे मुझसे काम क्या लिया जाए। तो उसकी जगह फिर आप उसी लेवल का बंदा लेकर आ जाओ जितना आपका काम है। सो कहते हैं कि critics of Heisenberg theory argue that the two factors the result is observed because it is natural for people to take credit for satisfaction and to blame dissatisfaction on external factors. इस पे क्रिटिक्स क्या हुआ, कहता है कि जी इस फैक्टर्स को जब लोगों ने ऑब्जर्व किया गया, इन फैक्टर्स को देखा गया, तो कहता है कि ये कॉमन सी बात है कि जी लोग जो है सेटिस्फैक्शन पे जो है क्रेडिट तो ले रहे होते हैं, लेकिन जो चीजें डिससेटिस्फैक्शन की सोर्स बनती है तो उसको जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे पुट कर देते हैं कि वो जो है इसमें आती ही नहीं है, ठीक है। सो फर्दर जॉब सेटिस्फैक्शन डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई अ हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी। Herzberg theory has been broadly read, and despite its weakness, its enduring value is that it recognizes that true motivation comes from within in a person and not from kita factors. ठीक है, सर कहता है कि आपके पास जो है जो आप जो है जॉब सेटिस्फेक्शन का जिक्र कर रहे हो वो ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप जो है क्या कर रहे हो कि सारी की सारी जॉब सेटिस्फेक्शन की फैक्टर्स आप उसको प्रोवाइड करोगे तो वो बंदा मोटिवेटेड भी होगा, प्रोडक्टिव भी होगा, ठीक है। सो कहता है कि ये जो है इस थ्योरी की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि आप जो है क्या करोगे कि ट्रू मोटिवेशन इंसान के अंदर होती है, ठीक है, कि अगर वो इंसान जो है खुद मोटिवेटेड नहीं है तो आप चाहे उसको जितने भी फैक्टर्स दे दो वो कभी भी उससे मोटिवेट नहीं हो सकता। सो आपका ये जो कीटा फैक्टर है जो एक्रोनिम हमने यूज किया, कहता है कि ये आपका जो है इतना बेनिफिशियल नहीं हो सकता जब तक वो इंसान खुद मोटिवेटेड ना हो और खुद उस काम को करने की जस्तजू ना रखता हो। तो ये आपके पास जो है हेल्सबर्ग की थ्योरी थी। नेक्स्ट थ्योरी जो हमारे पास मौजूद है वो है एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स इक्विटी थ्योरी क्या कहती है, कहते हैं कि जॉन स्टेसी एडम्स, अ वर्कप्लेस एंड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, put forward his equity theory on job motivation in 1963 कि जॉन स्टेसी एडम्स ने क्या कर दिया कि जो है जो क्या काम करता था बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट से, क्योंकि ये सारे के सारे जो है मोटिवेशन फैक्टर्स और उसके साथ जिक्र कर रहे हैं, तो ह्यूमन के साथ जो भी चीज रिलेट हो जाती है तो वो उसकी साइकी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो 1963 में इसने जो है क्या की इक्विटी थ्योरी दी, क्योंकि कहते हैं कि देयर आर सिमिलरिटीज विद चार्ल्स हैंडिस एक्सटेंशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रीवियस सिमिलर थ्योरीज ऑफ मैस्लो, हेल्सबर्ग एंड अदर पायनियर्स ऑफ वर्क साइकोलॉजी. In that, the theory acknowledges that subtle and variable factors affect each individual assessment and perception of their relationship with their work and thereby their employer.
ठीक है, ऐसा कहता है कि बाकी थ्योरीज की तरह उससे भी जो है उन्हीं पे काम किया, उन्हीं को एक्सटेंड कर दिया, ठीक हो गया, और उसके इंटरप्रिटेशंस दी कि उसने जो है जैसे बैस्टर ने किया, आइसबर्ग ने काम किया, बाकी जो पायनियरिंग थे इस थ्योरीज पे काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट थे, तो उसने क्या कर दिया कि कुछ मजीद उसमें जो है वेरिएबल्स को ऐड करके उन पे काम कर दिया, जिसमें उसने कहा कि परसेप्शन को देखा जाए, इंडिविजुअल को असेस किया जाए, ठीक है, उनकी रिलेशनशिप्स काम के साथ देखनी चाहिए कि वो काम को कैसे देखता है, ठीक हो गया, वो काम को कैसे करता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, इन चीजों के बेसिस पे उसने इसको एनालाइज करने की कोशिश की। So कहता है कि however awareness and cognizance of wider situation and critically comparison features more strongly in equity theory than in many other earlier motivational model. कहते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वो अवेयरनेस थी और कॉग्नाइजेंस था, ये हो गया कि वो जो है देखी जाए, उनके दरमियान कंपैरिजन किया जाए, जो आपकी जो है बाकी थ्योरीज में नहीं देखा गया था। So कहते हैं कि the Adam equity theory model therefore extend beyond the individual itself and incorporate influence and comparison of other people's situation, for example colleagues and friends, in forming a comparative view and awareness of equity which commonly manifest as a sense of what is fair. ठीक है, सो इसने क्या काम कर दिया कि इसने जो है थ्योरी ने क्या कर दिया, इससे निकल के इंडिविजुअल जो है सेल्फ से निकल के इसने क्या कर दिया कि इन्फ्लुएंस देखे, कंपैरिजन देखे कि लोग किस तरीके से सिचुएशन वाइज काम कर रहे होते हैं, जैसे ने कहा कि कुलीग्स और दोस्तों के साथ अगर वो होंगे तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो काम को कैसे देखते हैं और कैसे जो है आपको रिजल्ट्स देते हैं। So कहता है कि when people feel fairly or advantageously treated, they are more likely to be motivated. When they feel unfairly treated, they are highly prone to feelings of disaffection and demotivation. The way that people measure the sense of fairness is that at the heart of the equity theory. और कहता है कि अगर आप देखें तो एक बंदा जो है तभी अपने जो है सेटिस्फाइड फील करेगा जब बाकी लोगों को भी जो है प्रॉपर तरीके से डील किया जाएगा, लेकिन जब जहाँ पे जो है इक्विटी नहीं होगी, जहाँ पे जो है इक्वालिटी को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा कि वो बंदा जो है डिससेटिस्फाइड होगा, वो कहेगा कि मेरे साथ जो है फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा, मैं भी तो यही काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे जो है सही पे नहीं किया जा रहा और बाकियों को ज्यादा पे किया जा रहा है, तो ये जो है डिससेटिस्फेक्शन का सोर्स बन सकता है उसके लिए। So equity and thereby the motivational situation we might seek to assess using a model is not dependent on the extent to which person believe reward excess efforts, nor even necessarily on the beliefs that reward exceeds effort at all. Rather, equity and the sense of fairness which commonly underpins motivation and is dependent on the comparison of a person between his or her reward investment ratio with the ratio enjoyed by others considered to be similar in situation. ठीक है, सो कहता है कि इक्विटी थ्योरी जो है मोटिवेशन सिचुएशन को इस तरीके से जो है मॉडल के जरिए से इसने देखा हुआ है, और कहता है कि ये जो है इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, कि पर्सन क्या बिलीव करता है, रिवॉर्ड्स जो है उसके ज्यादा होंगे, एफर्ट से ज्यादा उसको मिलेगा, बल्कि उसका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, बिलीव इस चीज पे होना चाहिए कि आपकी जितनी जो है वो जो रिवॉर्ड है वो उसी के मुताबिक मिले जितने आपने एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, सो तब सेंस ऑफ फेयरनेस आएगा जब आप क्या करोगे कि प्रॉपर तरीके से तो सबको ट्रीट करोगे, ठीक है, कि आप जो है एक बंदे को जितना उसने एफर्ट्स किए उसके मुताबिक पे किया जा रहा है तो वो जो है उसी के अकॉर्डिंगली जो है काम भी करेगा। ठीक है, सो आपका काम क्या है कि रिवॉर्ड को देखना है, उनके दरमियान जो है प्रॉपर एडजस्टमेंट करनी है, ये बंदा कितना काम कर रहा है और इसको उसके बदले में कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। सो कहता है कि एडम्स कॉल्ड पर्सनल एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड एंड अदर सिमिलर गिव एंड टेक इश्यूज एट वर्क रिस्पेक्टिवली इनपुट्स एंड आउटपुट्स। कहता है कि एडम ने इन चीजों को जब देखा, जो पर्सनल एफर्ट्स हैं उसकी जो रिवार्ड्स हैं उसको जो गिव एंड टेक सिस्टम पे कहा कि जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आपको जो है क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से इसने इसको इस चीज को एसोसिएट किया। सो कहता है कि इनपुट्स आर लॉजिकली व्हाट वी गिव एंड और पुट इनटू आवर वर्क, आउटपुट्स आर एवरीथिंग वी टेक इन और रिटर्न। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, कहते हैं कि इनपुट्स क्या है कि जितना आप एफर्ट्स करोगे, जितना आप जो है मेहनत करोगे, वो आपका इनपुट है उस काम में। आउटपुट क्या होगा कि उससे आपको कितना बदला मिल रहा है, कितना आप रिटर्न गेन करें, वो आपका आउटपुट हो जाएगा। सो कहता है कि these terms help emphasize that what people put into their work includes many factors besides working hours, and that what people receive from their work includes many things aside from money. और कहते हैं कि इस चीज की वजह से फिर क्या चीज पता चलता है कि आपके वर्किंग आवर्स और जो है पैसों से हट के जो है वो लोगों को जो आप रिवॉर्ड दे रहे हो, उससे जो पैसों से हट के जो चीजें हैं वो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनपुट दे रहा है उसके बदले में उसको और क्या चीजें मिल रही है। So Adam used the term referent others to describe the reference points and people with whom we compare our own situation, which is the pivotal part of the theory. कि हम क्या करते हैं कि एडम ने रेफरेंट का जिक्र किया कि ज्यादातर हम क्या करते हैं कि अपने आप को एक बंदे के साथ रेफरेंस करते हैं, ठीक है, हम अपने लिए एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं जिसके साथ हम अपने आप को या अपनी सिचुएशन को कंपेयर करते हैं कि क्या ये वैसे जो है इक्वली मेरे साथ ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। So Adam theory goes beyond and is quite different from merely assessing efforts and reward. Equity theory adds a crucial additional perspective of comparison with referent others, people we consider in a similar situation. कहते हैं कि एडम थ्योरी जो है फिर इससे आगे की तरफ बात कर रही है, ये हो गया कि वो जो है किस चीज पे जिक्र कर रही है, वो कहती है
कि जो है वो सिर्फ इस चीज पे फोकस नहीं कर रही कि जो है किस तरीके से उसको पे किया जा रहा है, उसको कितना जो है एफर्ट वो पुट कर रहा है, कितना उसको रिवॉर्ड जो है दिया जा रहा है, बल्कि वो क्या कह रहा है कि वो इस चीज पे फोकस कर रहा है कि जो बाकी लोगों को जो है इस तरीके से काम करे उनको कितना पे किया जा रहा है। सो वो क्या करता है कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि आप जो है किस तरीके से जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली जो है इक्वली जो है या जो है फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होने की नहीं हो रही। आप जितना काम कर रहे हो दूसरे बंदे को भी उसके मुताबिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो आप इन चीजों पे फोकस करते हो। सो कहता है कि इक्विटी थ्योरी thus helps explain why pay and conditions alone do not determine motivation। और इसलिए कहते हैं कि इक्विटी थ्योरी ने क्या बताया कि सिर्फ पे और कंडीशंस ही डिटरमाइन नहीं करती, आपके लिए मोटिवेशन का सोर्स नहीं होती। In terms of how the theory applies to work and management, we each seeks a fair balance between what we put into our job and what we get out of it. But how do we decide what is fair balance? So हम जो है इस चीज को नहीं देखते कि हम जैसे अब ये कहते हैं कि जी पे कितना मिल रहा है, मुझे वर्किंग कंडीशन कैसे मिल रही है, बल्कि हमारा मेजर फोकस जो इस थ्योरी कहता है वो कहता है कि इस चीज पे फोकस करती है कि आप काम क्या कर रहे हो, तो क्या किस तरीके से जो है मैनेजमेंट इन चीजों को देख रही है, वो किस तरीके से इन दोनों के दरमियान बैलेंस लेकर आ रही है कि कौन कितना काम कर रहा है, कितनी एफर्ट्स पुट कर रहा है और उसको कितना उसका रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, सो कहते हैं कि हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज फेयर बैलेंस, और आप किस तरीके से डिसाइड करोगे कि फेयर बैलेंस क्या होगा, कि प्रॉपरली उसको जो है आप बैलेंस लेकर जा रहे हैं। सो कहते हैं कि दिस आंसर लाइज इन इक्विटी थ्योरी। Importantly, we arrived at our measure of fairness, equity, by comparing our balance of efforts and reward and other factors of give and take ratio of input and output with the balance of or ratio enjoyed by other people whom we deem to be relevant reference points or examples। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि फेयरनेस का आंसर जो है आपको इक्विटी थ्योरी का किसने दिया, इक्विटी थ्योरी ने आपको इसका आंसर आसानी से दे दिया। और उसने क्या कहा कि आपके पास क्या है कि आपको जो है रेशो का, अगर हम इक्विटी का जिक्र करते हैं तो इक्विटी बेसिकली क्या है कि रेशो है इनपुट्स की आउटकम के मुकाबले में। तो आप जो है कितना इनपुट पुट कर रहे हो और उसके बदले में आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, और आप उसको रेफर करते हो दूसरे के साथ, या जो एग्जाम्पल देखते हो कि ये बंदा भी इस तरीके से कर रहा है तो उसको कितना क्या चीज अचीव हुई। अगर आपको उतनी चीजें मिल रही हैं और आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली उतना ही आप गेन कर रहे हो जितना दूसरे बंदे को मिल रहा था, तो आप उसको जो इक्विटी कंसीडर करें। सो कहते हैं कि क्रूशियली this means that equity does not depend on our input to output ratio alone, it depends on our comparison between our ratio and the ratio of others। कि सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे कितना मिल रहा है उसके बदले में सिला मिल रहा है, बल्कि इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको कितना सिला मिल रहा है, उनको भी उतना ही रिवॉर्ड मिल रहा है जितना मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मुझे कम मिल रहा है और उनको इसका ज्यादा सिला मिल रहा है तो ये इक्विटी नहीं है। So we form perceptions of what constitute a fair ratio of inputs and outputs by comparing on our own situation with other reference points or examples in the marketplace as we see it। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि इसके परसेप्शन को किस चीज पे बेस करते हैं कि फेयर रेशियो तब होगी जब आपके मार्केट में जो दूसरा बंदा जो है जो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं उसके साथ हम खुद को कंपेयर करते हैं कि अगर वो भी इसी तरीके से गेन कर रहा है तो हम कहते हैं कि हाँ वाकई फेयरली या इक्विटी जो है मुझे सही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और मुझे भी उतना ही पे किया जा रहा है। So कहता है कि in practice this helps to explain why people are so strongly affected by the situations and views of gossips of colleagues, friend partners in establishing their own personal sense of fairness or equity in their work situation। और अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो इसलिए हमें पता चलता है कि लोगों की जो बातें होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, वहां पे जो मीटिंग्स में कोलीग्स में जो वगैरह जो आपस में बैठे होते हैं, आपस में जो डिस्कशन करते हैं चीजों के बारे में, तो उसका इफेक्ट क्यों लोगों पे पड़ता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं उन चीजों को देख रहे हैं कि उसको ये चीज बेनिफिट मिल रहा है, इसको ये बेनिफिट मिल रहा है, इसको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मुझे जो है फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो ये सारी की सारी बातें क्या होती है वो अपने जहन में रख रहा होता है और इसके साथ साथ जो है वो इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। सो कहते हैं कि एडम थ्योरीज इक्विटी थ्योरी इज therefore far more complex and sophisticated motivational model than merely assessing efforts and reward। So कहते हैं कि ये मॉडल जो आपके पास काफी कॉम्प्लेक्स है, सोफिस्टिकेटेड है बाकी मॉडल से, क्योंकि इसमें आप जो है एफर्ट्स और रिवॉर्ड दोनों को असेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। So the actual sense of equity or fairness, inequity fairness within equity theory is arrived at only after incorporating a comparison between our own input and output ratio with the output and output ratio that we see or believe that to be believed to be experienced or enjoyed by others in similar situation। कि हम जो है तभी अंदाजा लगा सकते हैं कि फेयर इक्विटी तब होगा कि लेट्स से एक प्रोजेक्ट के लिए एक बंदे को भेजा गया था, उसको इतनी मराहत हासिल थी, तो क्या वो बेनिफिट्स आपको भी दिए गए हैं कि नहीं दिए गए उसी एफर्ट्स के लिए। अगर वो चीज दी गई है तो आप कहोगे कि ठीक है फेयरनेस है। अगर आपको वो चीजें नहीं दी गई तो आप क्या करोगे कि आप ये चीज कंसिडर करोगे कि ये फेयरली ट्रीट नहीं किया गया, उस बंदे को जो है बेनिफिट दिया गया था, मुझे नहीं दिया गया। So कहता है कि this comparative aspect of equity theory provides a fair, more fluid and dynamic appreciation of motivation plan।
typically arises in motivational theories and model based on individual circumstances. So इसलिए हम कहते हैं कि इसने थ्योरी ने क्या कर दिया कि आपको जो है एक बहुत ही डायनामिक सी सिचुएशन उसकी दे दी, ठीक है, कि मोटिवेशन अब आपके लिए जो है बहुत ही जो है डायनामिक हो गया है, किस तरीके से आप इनको जो है मोटिवेट करोगे, किस तरीके से इसको देखोगे, तो बाकी थ्योरी से ये हट के है, काफी इन डेप्थ इसको देख रहा है. So कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इक्विटी थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई पीपल कैन बी हैप्पी एंड मोटिवेटेड बाय देयर सिचुएशन वन डे and yet with no change to their terms and working conditions can be made very unhappy and demotivated if they learn, for example, that a colleague was is enjoying a better reward to effort ratio. ठीक है कि एक बंदे को आप आज कह देते हो कि यार आपको जो है मैं जो है नया ऑफिस दे रहा हूँ, इस तरीके से बेनिफिट्स दे रहा हूँ, वहाँ पे एसी लगा होगा, तो वो जो आज के दिन तो खुश होगा, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि दूसरे कोलीग को जो है वहाँ पे एलईडी भी लगा कर दे दी गई है, उसको जो है इंटरनेट की फैसिलिटी दे दी गई है, कोई और एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया है, तो डायरेक्टली वो डिमोटिवेट हो जाएगा. एक दिन वो मोटिवेटेड था, अगले दिन वही चीजें उसके डिमोटिवेट होंगी क्योंकि उसके कुलीग को उससे ज्यादा दी गई. So कहते हैं कि it also explains why giving one person or a promotion or pay rise can have a demotivating effect on others. और इसीलिए कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं रिक्रूटमेंट वगैरह की जब हम जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि इंटरनल रिक्रूटमेंट का डिसएडवांटेज हम क्या कहते हैं कि अगर आप अपने ही बंदों में से एक ऊपर जो है प्रमोट कर दोगे और बाकी को प्रमोट नहीं करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, उनके माइंड में डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगी, वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे कि इसको क्यों आगे कर दिया, मैंने भी तो एफर्ट्स की थी, ये कोई आसमान से तो नहीं उतरा था कि इसको जो इन्होंने इतना प्रेफरेंस दे दिया, तो इस किस्म की सोर्स ऑफ डिमोटिवेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है. So note also importantly that what matters is the ratio, not the amount of efforts or reward per. So इसलिए इस चीज पे फोकस करो कि सिर्फ ये चीज मैटर करती है कि रेशियो जो है मैटर करती है, या कि ये मैटर करती है कि किसने कितने एफर्ट्स लगाए हैं. So this explains, for example, why and how full-time employees will compare their situation and input to the output ratios with part-time colleagues who were probably earn less. However, it is the ratio of input-output rewards to effort which counts, and if the part-timer is perceived to enjoy more advantageous ratio, then so this will be have a negative impact on the full-timer's equity and with their person motivation. कि इसी वजह से आपको क्या करना पड़ता है कि आपके जितने भी फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं आप उसको ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करते हो उनसे जो पार्ट टाइम काम करते हैं, क्योंकि अगर आप जो है पार्ट टाइम वालों को ज्यादा पे कर रहे हो, क्योंकि लेट से ओवर टाइम वाले ज्यादा पे गेन कर रहे हो और आपके जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं वो जो है कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे कि यार यहाँ पे तो सही काम नहीं हो रहा, हम जो है परमानेंट का क्या फायदा, इससे तो बेहतर वो लोग हैं जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं. So कहते हैं कि remember also that works like efforts and rewards or work and pay are the oversimplification. Hence, Adams used the terms inputs and outputs, which more aptly cover all aspects of what a person gives, sacrifices, tolerates, invests, etc. into their work situation, and all aspects of what person receives and benefits from in their work and wider career as they see it. ठीक है, सो कहता है कि इसलिए जो है इसने सिर्फ इस चीज का जिक्र नहीं किया कि पे या रिवार्ड उसका जिक्र किया होता, बल्कि इसने इनपुट और आउटपुट का जिक्र किया. और इनपुट आउटपुट से मुराद क्या हुआ कि उसने तमाम के तमाम एरियाज को कवर कर लिया कि वो चाहे जो उसकी सेक्रीफाइस थी, उसकी एफर्ट्स थी, चाहे जो भी चीज थी, वो सारी की सारी उसके इनपुट्स में आ जाती है और आउटपुट्स में तमाम की तमाम चीजें इंक्लूड हो जाती है. सो वो इजीली कवर अप कर देती है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को कि जो फैक्टर्स इसके अंदर शामिल हो जाते हैं. सो इसीलिए इसने जो है क्या कर दिया कि इनपुट और आउटपुट को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया. कहता है कि इनपुट्स में हम किस चीज को शामिल करते हैं, कहता है कि इनपुट्स को अगर हम देखें तो टिपिकली आपकी क्या है, एफर्ट्स है, लॉयल्टी है, हार्डवर्क है, कमिटमेंट है, एंथुसियाज्म है, ये सारे के सारे आपके आउटपुट इनपुट है जो आप एक काम में पुट करते हो. ठीक है, किस लिए पुट करते हो, ताकि आपको एक अच्छा आउटपुट मिल सके. ठीक है, सो कहते हैं कि इक्विटी किस चीज पे डिपेंड होगी कि रेशियो ऑफ इनपुट आउटपुट रेशियो पे डिपेंड करेगी दूसरों के साथ. ठीक है, सो जब आपको आउटपुट देखते हो कि लोग किस लिए काम कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल रिवार्ड और सैलरी गेन करने की कोशिश करते हैं कि जी मैं जो इतना एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, मैं जो लॉयल हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कमिटमेंट हूँ, ठीक हो गया, तो मैं जो है क्या करता हूँ कि मुझे जो है वहां से रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, मुझे जो है पेंशन मिलना चाहिए, मुझे जो है सैलरी मिलनी चाहिए, मुझे जो है क्या होना चाहिए, अवार्ड मिलने चाहिए, रिवॉर्ड मिलने चाहिए. तो इसके लिए वो काम करता है. और ये सारी की सारी चीजें क्या जो है उसके लिए सेल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी जब हमने क्या कहा कि वो दूसरों के साथ इसको कंपेयर करेगा, कि जब दूसरों को भी इसी चीज पे इसी जो है रिवार्ड्स के बेसिस पे जज किया गया था, तो तब ये जो है सेंस ऑफ सिक्योर फील करेगा और सेटिस्फाइड फील करेगा कि हाँ मुझे जो है फेयरली ट्रीट किया गया था. सो कहते हैं कि if we feel our inputs are fairly rewarded by outputs, then generally we are happier in our own work and more motivated to continue input at the same level. कि अगर हमें लग जाता है कि हम बाकियों के मुकाबले में हमें अच्छा पे किया जा रहा है, हमें रिवॉर्ड अच्छा दिया गया, जितने हमने एफर्ट्स पुट की थी उसके बदले में हमें उसी के मुताबिक जो है रिवॉर्ड मिला है, तो हम जो है सेटिस्फाइड होते हैं और खुश होते हैं काम करते हुए. If we feel that our ratio of output and input is less beneficial than the ratio enjoyed by referent others, then we become demotivated. और वही बात कि अगर दूसरों को ज्यादा बेनिफिशियल वो चीजें नजर आ रही होती हैं, उनको वो बेनिफिट ज्यादा दिए गए हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे
कि उसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है. So कहते हैं कि people respond to feeling of inequity in different ways. Generally, the extent of demotivation is proportional to the perceived disparity with other people or inequity, but for some people, just the smallest indication of negative disparity between their situation and other people's is enough to cause massive disappointment and feeling unconsiderable injustice resulting in demotivation and hostility. और लोग क्या करते हैं कि इनइक्विटी को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, डिफरेंट तरीकों से रिस्पॉन्ड करते हैं. कोई डिमोटिवेट हो जाता है, कोई जो है दूसरों के साथ अच्छी तरीके से काम नहीं करता, कोई जो है काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता, कोई जो है क्या करेगा, डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, वो जाए और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगा. सो वो जो आपकी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स और जो है रिजल्ट्स चाह रहे थे आप, वो चीजें उस तरीके से नहीं चलेंगी, वो जो है आपकी गोल से हटना शुरू हो जाएंगे. So कहते हैं कि some people reduce efforts and application become inwardly grounded or outwardly difficult, recalcitrant or even disruptive. Other people seek to improve the outputs of by making claims or demands or more reward seeking an alternative job. ठीक है, so जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा कि जब वो क्या करेंगे, इस तरीके से डिमोटिवेट फील करेंगे, तो वो जो है जॉब छोड़ना शुरू कर देंगे या जो है कोई और तरीके ढूंढना शुरू कर देंगे कि जहां पे उसकी जो है नीड्स को पूरा हो सके. So कहते हैं कि understanding equity theory and especially its pivotal comparative aspect help managers and policymakers to appreciate that while improving one person's terms and conditions can resolve that individual's demand, if the change is perceived by other people is upset the equity of their own situations, then the solutions can easily generate far more problems than it attempt to fix. कि आप जो थ्योरी को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप पॉलिसीज वगैरह बना रहे हो एज ए मैनेजर, ठीक है, तो ये आपने देखना होगा कि एक बंदे को मैं अगर ये बेनिफिट्स दे रहा हूँ तो दूसरे पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो आपने क्या करना होगा, जो भी जो पॉलिसीज वगैरह बनानी होगी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड, आप उसको क्या करोगे, तमाम लोगों को उसके साथ कंसीडर करोगे. तो इसलिए गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो जो भी जिस स्केल पे होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वही बेनिफिट सबको दी जा रही है ताकि इक्विटी अप्लाई हो सके. So equity theory reminds us the people see themselves and crucially the way they are treated in the terms of their surrounding environment, team, system, etc., not in isolation, and so they must be managed and treated accordingly. So क्या कहते हैं इक्विटी थ्योरी, हमें सिर्फ इस चीज पे फोकस कराती है कि लोग जो है सिर्फ अपने आप को आइसोलेशन में नहीं देखते, बल्कि वो अपने सराउंडिंग के साथ खुद को कंपेयर करते हैं कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, और उसी के बेसिस पे जो है वो जज करते हैं कि उसको फेयरली ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है. ठीक है, सो ये उसका जो है डायग्राम है कि किस तरीके से लोग जो है इस चीज को देखते हैं एडम थ्योरी इक्विटी को. सो हमने क्या कहा कि आपके पास ये तराजू है, ठीक है, कि आप जो है इनपुट कितना पुट कर रहे हो और आउटपुट आपका जो है बैलेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपका जो है वो तराजू किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चला रही है. सो कहते हैं कि स्किल्स कैलिब्रेटेड एंड मेजर अगेंस्ट कंपैरेबल रेफरेंसेस इन द मार्केट प्लेस. So when what I put into my job, time, effort, ability, loyalty, tolerance, flexibility, integrity, commitment, reliability, heart and soul, पर्सन सेक्रीफाइस, कि मैं क्या करूं, अब ये सारी की सारी चीजें अपनी जॉब में पुट कर रहा हूं, और मुझे क्या मिलता है कि व्हाट आई गेट फ्रॉम माय जॉब, पे मिलता है, बोनस मिलते हैं, पर्स मिलते हैं, रिकॉग्निशन वगैरह मिलती है, ये आउटपुट्स मुझे मिलता है. लेकिन क्या चीज इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, कहता है कि पीपल बिकम डिमोटिवेटेड, रिड्यूस इनपुट, seek change improvements whenever they feel their inputs are not being fairly rewarded. Fairness is based on perceived market norm. So इसके लिए जो है, जो इसका बेस है वो क्या चीज है, वो यही है कि वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है और वो देखता है कि अगर दूसरों को वो चीजें बेहतर तरीके से मिल रही हैं तो वो इसको सोर्स ऑफ जो है मोटिवेशन कंसिडर करेगा. लेकिन जब उसको ये लग जाता है कि उसको वो चीजें उस तरीके से नहीं मिल रही जो दूसरों को मिल रही हैं, तो वो क्या करता है, वो अपने लिए जो है इसको सोर्स ऑफ मोटिवेशन कंसिडर नहीं करता, बल्कि वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है, डिसकरेज होना शुरू हो जाता है.